जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपनी प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर करने वाले हैं महाकवि माघ को, और इसी के साथ एक और कवि हम यहां पर करेंगे। उनका नाम है श्रीहर्ष। उनका क्या नाम है? श्रीहर्ष। ठीक है, तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है दोनों कवियों को देखने के लिए। और परीक्षा में आए हुए जो इनसे संबंधित पर्सन हैं वो भी हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हम जो क्लास हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं संस्कृत साहित्य की, उसमें हमने कवि क्लास 1 में कालिदास को किया है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, क्रम से हमने उनको विसर्ग के साथ पढ़ा है। और क्लास 2 में हमने भारवी को पढ़ा है। भारवी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि बृहत्त्रियाई के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। तो उसको भी हमने सर्गों के साथ में पूरा देखा है विद डिटेल। तो जिन्होंने ये दोनों क्लास नहीं ली है, इसका क्लास चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाइएगा, आपको क्रम से सारी क्लासेज मिलेंगी। और PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से आपको जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, महाकवि माघ आज हमारा क्लास नंबर 3 है। महाकवि माघ और श्रीहर्ष हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इनका जो जन्म स्थान है गुजरात के श्री मालनगर में इनका जन्म होता है। जन्म समय की अगर बात करते हैं, 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण था इनका समय, और जिसको 675 ईस्वी के लगभग माना गया है। पिता का नाम दत्तक था। पिता का नाम क्या है? दत्तक है। इनकी महत्वपूर्ण कृति है, एक ही कृति है जिसका नाम है शिशुपाल वध, और ये 20 सर्गों में है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए, यह एक महाकाव्य है और ये बृहत्त्रियाई का द्वितीय रत्न माना जाता है। पहला रत्न कौन है? किरातार्जुनीयम है, जो कि भारवी की रचना है, जिसको हमने लास्ट क्लास में किया था। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, इनके माँ के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है, और ये सूक्ति जो है आपको एग्जाम में भी बहुत बार देखने को मिली है। तो देखिएगा यहाँ पर, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम मागे संति त्रियोगुणा। विशेषता क्या है इनकी? माँ की यह विशेषता है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकंचन संयोग प्रस्तुत किया है। इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। उपमा, अर्थ, गौरव और पदलालित्य, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण मागे संति त्रियो गुणा उक्ति कवि वृंद में बहुश्रुत है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और UP TGT PGT के जो पेपर हैं वो भी आपको क्रम से करवाए जा रहे हैं, तो वे भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा, शिशुपाल वध की कथा महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन बन सकता है कि महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की कथा को कहाँ से लिया है? महाभारत से लिया है। श्री शब्द के से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। श्री शब्द से क्या होता है? ग्रंथ का प्रारंभ होता है। संक्षिप्त कथा की अगर बात करते हैं, इसकी देख लेते हैं। शिशुपाल वध के विषय में जो संक्षिप्त कथा है, क्या है, किस किस चीज़ का इसके सर्गों में वर्णन किया गया है। इसमें देव ऋषि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख और श्री कृष्ण से उनके संहार की प्रार्थना तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना तथा शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध वर्णित है। ये कथा है, डिटेल में यहाँ पर बताई गई है और संक्षिप्त रूप में आपने यहाँ पर इसको देखा है। सर्ग 1 में देवऋषि नारद का आगमन होता है और नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का अत्याचार का वर्णन किया जाता है। सर्ग 2 में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। सर्ग 3 में द्वारिका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान होता है। द्वारका, सेना और समुद्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्ग 4 में रेवतक पर्वत का वर्णन है। सर्ग 5 में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना की गई है। आगे देखिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इसको यहाँ से देखकर सर्च भी कर सकते हैं। देखिएगा आगे, सर्ग 6 में इसमें षड ऋतु का वर्णन किया गया है।
सर्ग 7 में वन विहार का वर्णन है। सर्ग 8 के अंतर्गत जल क्रीड़ा वर्णन है। सर्ग 9 में सायकाल चंद्रोदय और श्रृंगार विधान वर्णन किया गया है। सर्ग 10 में पानगोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा का वर्णन है। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन है। सर्ग 12 में यमुना नदी का वर्णन किया गया है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन बताया गया है। सर्ग 14 के अंतर्गत युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव तथा श्री कृष्ण की पूजा और भीम के द्वारा उसकी स्तुति, इसका इसमें वर्णन किया गया है। सर्ग 15 की अगर बात करें तो शिशुपाल का क्रुद्ध होना। सर्ग 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग करना। सर्ग 17 में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन होना। सर्ग 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन। सर्ग 20 के अंतर्गत श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध। रसिक सहृदयों की कथन ये है, रसिक जो सहृदय थे उनका कथन ये है कि मेघे माघे गत्यम व्ययः, मेघे माघे गतम व्ययः। तो इसका ये कथन दिया गया है जो कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने कहा है। देखिए, महाकवि माघ के विषय में एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। महाकवि माघ ने सूर्य उदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया था। माघ का एक नाम क्या पड़ा था? घंटा माघ पड़ गया था। और माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। शिशुपाल वध का अंगी रस वीर रस है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उपमा पदलालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो कौन है वे? महाकवि माघ है, जिसके अंतर्गत उपमा पदलालित्य और अर्थ गौरव ये तीनों गुण एक साथ देखने को मिलते हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? महाकवि माघ के लिए ही घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, ये 3 गुण हैं जिनसे महाकवि माघ को सुशोभित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध का अंगी रस है वीर रस। शिशुपाल वध में सर्ग हैं 20 सर्ग हैं। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों में विद्यते उक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये शिशुपाल वध से उद्धृत है। 7 नंबर क्वेश्चन, विभावी भावो भाभो विभा भावी विभो विभि, ये 2 ही वर्णों का एक श्लोक है और इसमें बताया गया है कि किस कवि का है। ये आपको बताना है कि ये 2 वर्णों का एक श्लोक किस कवि का है। वैसे तो इसका आंसर माघ होगा, माघ का ही है, लेकिन आप फिर से एक बार इसको देखिएगा, विभावी भाभो विभाव भावी विभो विभि, तो 2 वर्णों का श्लोक किस कवि ने दिया था? महाकवि माघ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? सिर्फ एक रचना है जिसका नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध के रचयिता का नाम क्या है? महाकवि माघ है। शिशुपाल वध काव्य की कथा कहाँ से ली गई है? अब सभी आंसर दे रहे होंगे, महाभारत से ली गई है। और कैसी क्लास लग रही है ये ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही क्लास पाने के लिए। शिशुपाल वध
ग्रंथ का प्रारंभ होता है श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से ही क्राता अर्जुनियम का प्रारंभ होता है और लक्ष्मी शब्द पर सर्गांत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, शिशुपाल वध किस सर्ग में वर्णित है? किस सर्ग, यानी कि कितने, इसमें यहाँ किसकी जगह होना चाहिए था, कितने सर्गों में वर्णित है? 20 सर्गों में ये वर्णित है। माँ के पिता का नाम क्या था? दत्तक। आप बता देंगे, आपने अभी पढ़ा है। दत्तक। माँ का समय माना गया है, माँ का समय 675 ईस्वी के लगभग माना गया है और 7वीं शताब्दी का ये अंतिम चरण था। 15 नंबर क्वेश्चन, शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्रियई का रत्न माना जाता है। कौन सा रत्न माना जाता है? द्वितीय रत्न माना जाता है। बृहत्रियई का मतलब होता है कि बृहत्रियई के अंतर्गत कितने रत्न है? 3 रत्न है। ठीक है, पहला रत्न का नाम आपने देख ही लिया कल वाली क्लास में कि उसका नाम है क्राता अर्जुनियम। क्या नाम है? क्राता अर्जुनियम। और दूसरे का क्या नाम है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। और तीसरा क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं अभी बता दूं तो नैस्तीय चरितम है जो कि श्रीहर्ष की रचना है, लेकिन इसको आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और बात, इसका एक सूत्र भी होता है जिसको किसनई के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बृहत्रियई का एक सूत्र होता है याद रखने के लिए रचनाओं को, जिसको हम किसनई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे आपको कि से क्राता अर्जुनियम और स से शिशुपाल वधम, न से नैस्तीय चरितम ध्यान में रखिएगा। अब आप पढ़ेंगे श्रीहर्ष को। श्रीहर्ष ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन सी शताब्दी के कवि हैं? 12वीं शताब्दी के कवि हैं श्रीहर्ष जी। और इसमें आप देखेंगे इनके पिता का क्या नाम है। श्री यहाँ हीर लिखा है तो ध्यान में रखिएगा, कहीं पर आपको श्री हीर लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको श्री हरि लिखा मिलेगा। ये आपको 2 तरीके से लिखा मिलता है, श्री हरि भी मिलता है और श्री हीर भी मिलता है, तो दोनों ही बातें आप ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम श्री हीर है, माता इनकी मामल देवी है। इनकी माता का नाम क्या है? मामल देवी है। श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयचंद यानी कि जयंत चंद्र और उनके श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। इनकी जो रचना है श्रीहर्ष जी की वो नैस्तीय चरित्र है और नैस्तीय चरितम भी आप इसको बोल सकते हैं, नैस्तीय चरित्र भी आप पढ़ते हैं। दोनों ही बातें ध्यान में रखेंगे। इसमें 22 सर्ग है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जो किसनई हमारा सूत्र है बृहत्रियई का, क्या सूत्र है हमारा? किसनई। तो आप साथ के साथ इसके सर्गों को भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सी रचना के अंतर्गत कितने सर्ग है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्राता अर्जुनियम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 18 सर्ग हैं और शिशुपाल वध की बात करते हैं तो 20 सर्गों की रचना है। नैस्तीय चरित्र की बात करते हैं तो ये 22 सर्गों की रचना है। नैस्तीय चरित्र बृहत्रियई का सर्वोत्त उत्कृष्ट रत्न माना जाता है और इसमें नल दमयंती के प्रणयन से लेकर परिणय विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है। अब देखिएगा आगे, इसमें जो रस है वो नैषध में श्रृंगार अंगिरस है। नैषध में कौन सा है? श्रृंगार अंगिरस है। नैस्तीय चरित्र में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषध को विद्वानों के लिए औषधि या फिर रसायन माना गया है। जो नैषध है, नैषध चरित्र, नैस्तीय चरितम, ये जो रचना है, इस रचना को विद्वानों के लिए एक औषधि, एक रसायन के रूप में माना गया है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नैस्तीय चरित्र की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। पहले सर्ग में नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को परस्पर आकृष्ट होना और नल का वन विरह का वर्णन इसमें किया गया है। द्वितीय सर्ग में नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडलिन पुरी जाना ये वर्णन किया गया है सर्ग 2 में। सर्ग 3 के अंतर्गत हंस का दमयंती के सामने नल का गुणगान और दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना तीसरे वर्ग में वर्णन किया गया है इसका। चौथे वर्ग में वर्णन है दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन के द्वारा स्वयंवर का निर्णय। सर्ग 5 में इंद्र, अग्नि, यम, वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास में भेजना। सर्ग 6 में वर्णन किया गया है अदृश्य नल का
दमयंती के यहाँ पहुँचना और उसका सौंदर्य देखना। सर्ग 7 में दमयंती का नखशिख वर्णन, सर्ग 8 में नल का प्रकट होना और देवों का संदेश दमयंती को सुनाना। सर्ग 9 में नल दमयंती का वार्तालाप होता है। सर्ग 10 में दमयंती का स्वयंवर का वर्णन किया गया है और सर्ग 11 व सर्ग 12 दोनों में सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाता है। सर्ग 13 में 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लोक युक्त वर्णन किया गया है। सर्ग 14 में दमयंती का नल को वर्ण करना, सर्ग 15 में विवाह की तैयारी करना, सर्ग 16 में विवाह संस्कार आदि का वर्णन है। सर्ग 17 में दमयंती से युक्त करने के शाप का वर्णन किया गया है और सर्ग 18 की अगर बात करते हैं तो इसमें नल दमयंती का प्रथम मिलन तथा कामकीड़ा का वर्णन किया गया है। सर्ग 19 से 22 तक नल दमयंती की दिनचर्या और देव स्तुति, चंद्रोदय, सूर्य उदय आदि का वर्णन, नल दमयंती का विलास का वर्णन किया गया है। नैषधीय चरित्र के सर्गांत श्लोक में श्रीहर्ष के निम्नलिखित रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो श्रीहर्ष की रचना आपको यहाँ पर एक ही देखने को मिलती है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, लेकिन इनकी कुछ और अन्य रचनाएं हैं जिसका वर्णन किया गया है नैषधीय चरित्र के अंत में। तो ये कौन कौन सी रचनाएं हैं इनको भी देख लीजिए, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। स्थैर्य विचार प्रकरण, स्थैर्य विचार प्रकरण इनकी एक रचना है। श्री विजय प्रशस्ति इनकी रचना है और खंडन खंडखाद ये भी इनकी रचना है। गोंडेर वर्षी कुल प्रशस्ति ये इनकी रचना है। अरवर्ण वर्णन इनकी रचना का नाम है। छंद प्रशस्ति भी इनकी रचना है। शिव शक्ति सिद्धि भी इनकी रचना है और नव सहसांक चरित्र ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जो कि गद्य और पद, जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा होता है, उसी को बोलते हैं चंपू काव्य। नेक्स्ट आप यहाँ इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें देखिए। किसनई देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सूत्र की अगर बात करते हैं बृहत्रियई के, ये बृहत्रियई है आपका और इसमें 3 ग्रंथ हैं आपकी, 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 3 प्रमुख कवियों की हैं और इसके सूत्र का नाम है किसनई। क्या है? किसनई। और किसनई में आप देखेंगे कि किराता अर्जुनियम जो है 18 सर्गों की एक रचना है जो कि महाकवि भारवी की रचना है। नोट कर सकते हैं आप किसी एक जगह इनको। शिशुपाल वध ये 20 सर्गों की रचना है, द्वितीय ग्रंथ माना जाता है और ये रचना जो है महाकवि माघ की है। तीसरा आपने नैषधीय चरित्र पढ़ा है जो कि 22 सर्गों की रचना है और श्री हर्ष की ये रचना है। लघु त्रयी के अंतर्गत बात करते हैं तो कालिदास की तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि श्री हर्ष से संबंधित है तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर बृहत्रियई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बृहत्रियई में कुमार संभव नहीं आता, ये लघु त्रयी में आता है। कुमार संभव किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। किसकी है? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। नैषधीय चरित्र की बात करें तो श्री हर्ष की ये रचना है, श्री हर्ष की, ठीक है। और शिशुपाल वध की बात करते हैं तो ये महाकवि माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? यहाँ पर वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाकवि को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? नैषधीय चरित्र को विद्वानों के लिए औषधि और रसायन माना गया है। नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? इसमें 22 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरित्र का प्रधान रस क्या है? प्रधान रस है यहाँ पर श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से श्री हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नैषधीय चरित्र श्री हर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना श्री हर्ष के द्वारा रचित है? नैषधीय चरित्र श्री हर्ष की रचना है। अगर बात करते हैं कुमार संभव की, ये कालिदास की रचना हो जाती है। महावीर चरितम, उत्तराम चरितम और ये भवभूति की रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी है?
दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है? श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर प्रतीत होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं? श्रीहर्ष जी ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। श्रीहर्ष किस शताब्दी के कवि हैं? ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नल दमयंती का स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? तो ये सर्ग 10 में किया गया है। कैसा लगा आपको आज का क्लास, ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। टेलीग्राम चैनल है, PDF चाहते हैं आप तो इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस पर आपको PDF मिल जाएगी, ये पूरी PDF दोनों तीनों क्लास की। और अगर आप PGT TGT का भी PDF चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। सारे PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रचना होगी वो किसकी होगी, क्या पढ़ेंगे हम? उसमें हम पढ़ेंगे महाकवि भास को। महाकवि भास का वर्णन किया जाएगा और राजशेखर को भी उसी में देख लेंगे, तो दोनों कवि एक साथ हो जाएंगे हमारे, महाकवि भास और राजशेखर। उसके बाद फिर हम दंडी को करेंगे और दंडी के साथ ही हम भभूति को भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 2 से 3 क्लास में और संस्कृत साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।